Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram, and today we are going to discuss about the breakup of Caliphate and the rise of Sultanate. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब अभी तक जितने वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया, राशिदुल खलीफा, इसके बाद उमैया, इसके बाद अब्बासी, अब उस दौर का अंत होने वाला है और एक नया दौर शुरू होने वाला है। तो अब हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो नए नए दौर तो आते रहेंगे, है ना। इसी सीरीज में हम जिस दौर को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस दौर में अब क्या होने वाला है कि बरसों से चली आ रही जो खलीफा की परंपरा है, कहीं ना कहीं उसको अब चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और खलीफा की परंपरा में खलीफा ही अब सुप्रीम अथॉरिटी नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसको चैलेंज करने वाले तमाम और छोटे छोटे ग्रुप्स के लोग हैं। सल्तनत या सुल्तान का कंसेप्ट जो है वो इमर्ज होके आएगा और कई जगहों पर छोटी छोटी जो सल्तनत हैं, छोटे छोटे किंगडम्स हैं, इनका फॉर्मेशन होगा और सुल्तान एक रिचुअलिस्टिक पोस्ट डेजिग्नेशन बन जाएगा। रिलीजियसली वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स में देखेंगे तो अब खलीफा उतना पावरफुल नहीं रह जाएगा, ठीक है। यानी खलीफा की जो पोस्ट है, खलीफा की पोस्ट अब क्या हो जाएगी, एक तरीके से कन्फाइन हो जाएगी सिर्फ रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए, धार्मिक तरीके से, धार्मिक एक जो आइडेंटिटी है उसके लिए। पॉलिटिकल टर्म्स में उसके बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं जिन्हें सुल्तान कहा जा रहा है और ये सुल्तान ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरीके से खलीफा की पोस्ट जो है वो कमज़ोर पड़ी और किस तरीके से अब सेंट्रल इस्लामिक जो लैंड है, हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में सल्तनत पीरियड जो है वो इमर्ज होके आएगा। तो 9th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, 9th सेंचुरी में हुआ क्या कि अब्बासी खलीफा, लास्ट वीडियो में जो हमने डायनेस्टी डिस्कस करी थी वो थी अब्बासी खलीफा, जिन्होंने क्या किया था, उमैया को अपरूट करके अपनी जो गद्दी है वो स्टैब्लिश करी थी, अपनी थ्रोन स्टैब्लिश करी थी, या खलीफा की जो थ्रोन है, गद्दी है, उसको हथियाया था, उस पर काबिज हुए थे। इन्होंने अपनी कैपिटल बगदाद में शिफ्ट करी थी, है ना, और उमैयास की कैपिटल दमिश्क सीरिया में थी, ठीक है, दमिश्कस शहर कह दें उसे या दमिश्क कह दें, वहाँ पर थी। 9th सेंचुरी वॉज द पीक पॉइंट ऑफ अब्बासीज। इस दौर में सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जो अब्बासी साम्राज्य है वो अपने वैभव, अपनी प्रॉस्पेरिटी के ज़ेनिथ पर, पिनाकल पर, चरमोत्कर्ष पर था और इस पिनाकल के टाइम पर कल्चरल, रिलीजियस, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड का टाइम पीरियड है वो फला फूला, या जो एरिया है, जो टेरिटरी है वो प्रॉस्परस हुई, वो फ्लरिश हुई। लेकिन इसी के साथ ही जो आखिरी खलीफा हैं आपके, आखिरी खलीफा का मतलब आखिरी पावरफुल खलीफा जिनके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो थे हारून अल रशीद। तो ये जो पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट किस तरीके से डाउनफॉल में आया और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो देखिए धीरे धीरे अब्बासी स्टेट जो है वो वीक होता चला जा रहा है, ठीक है। जो अब्बासी स्टेट है वो क्या होता चला जा रहा है, वीकर होता चला जा रहा है। और इसके दो इंपॉर्टेंट जो कॉजेज हैं वो हैं, पहला, बगदाद का जो नियंत्रण है, बगदाद कंट्रोल ओवर डिस्टेंट लैंड डिक्लाइन। धीरे धीरे बगदाद का जो नियंत्रण है, यानी जो राजधानी थी, राजधानी का जो नियंत्रण है वो दूर के प्रोविंसेस में डिक्लाइन होता चला गया, कमज़ोर होता चला जा रहा है, ठीक है। ये इसलिए भी है क्योंकि आगे के जो खलीफा हैं ये उतने पावरफुल नहीं रहेंगे, ये उतने कंट्रोल करने वाले नहीं रहेंगे, लीडरशिप एबिलिटीज़ उनकी उतनी नहीं है शार्प, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब एंड प्रो ईरानियन फैक्शंस। और धीरे धीरे दरबार में अब्बासी जो कोर्ट है, अब्बासी कोर्ट में एक प्रॉब्लम देखने को आई। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि धीरे धीरे जो मिलिट्री और ऑफिसर्स, मिलिट्री हो गई यानी कि आर्मी हो गई, जो आर्मी पर्सनल्स थे, साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, इनमें फैक्शनलिज्म होता जा रहा था, ग्रुपिंग होती चली जा रही थी, वो वर्गों में बट रहे थे, समूहों में बट रहे थे। एक वर्ग एक तरीके के व्यक्ति को सपोर्ट करता था और दूसरा वर्ग दूसरे तरीके के व्यक्ति को सपोर्ट करता था। तो अरबों और ईरानियों के बीच में जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट होते चले। एक अरबों का समूह बन गया, एक ईरानियों का समूह बन गया। ऑब्वियस सी बात है, ये अपने फेवरेट किसी पर्सन को सपोर्ट करेंगे, जो इन्हीं को सपोर्ट करेगा। कुल मिला के या कह दो कि अगला जो खलीफा बनेगा वो किसी न किसी एक ग्रुप के सपोर्ट से बनेगा,
तो यहाँ पर आखिरी खलीफा जो हैं हारून अल रशीद, जिनके टाइम पर मैंने कहा कि जो अब्बासी वंश है, अब्बासी साम्राज्य है, वो अपने डेवलपमेंट के, अपनी प्रॉस्पेरिटी के, अपने कल्चरल जो रिच है उसके पिनाकल पे था, उसके पीक पॉइंट पर था। इसी दौरान खलीफा के जो दो पुत्र हैं, खलीफा के जो दो बेटे हैं आमिन और मामून, इनके बीच में खिलाफत को लेके, खलीफा की पोस्ट को लेके डिस्प्यूट क्रिएट होगा। इधर खलीफा बीमार पड़ेंगे, खलीफा की तबीयत खराब है, ठीक है, और दूसरी तरफ उनके बेटों के बीच में क्या होगी, जंग शुरू होगी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे कि कौन खलीफा की गद्दी पर बैठेगा या हु विल बी द नेक्स्ट खलीफा, ठीक है। और जैसा कि आपने अभी जस्ट इसके पहले देखा कि ग्रुप बन गए हैं, फैक्शंस बन गए हैं, समूह बन गए हैं, और एक समूह आमिन को सपोर्ट करता है, एक समूह मामून को सपोर्ट करता है। यानी कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं कि जो जीतेगा वही खलीफा बनेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो अल मामून जो है आगे खलीफा की गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। लेकिन यहां से ही डिक्लाइन फेज शुरू हो चुकी है। दो रीजन आपने देख लिया कि अब बगदाद का खलीफा का जो नियंत्रण है वो दूर के प्रोविंसेस में उतना ज्यादा नहीं रह गया, और दूसरा साथ साथ फैक्शनलिज्म तो हो ही गई है। तो जब एक ग्रुप जीत कर आगे बनेगा, यानी अल मामून जब बने, है ना, तो दूसरे ग्रुप को ऑब्वियस सी बात है उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, उन लोगों को आगे कोर्ट्स में इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस नहीं मिलेंगी, डिसकंटेंट ऑलरेडी बढ़ता चला जाएगा, रिवॉल्ट्स के जो चांसेस हैं वो अब और बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है ना, जो एक कोएग्जिस्टेंस की फीलिंग है, सबको लेके चलने वाली फीलिंग है, उसका कहीं ना कहीं हमें अभाव दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं लैक हो रही है यहाँ पे। तो 810 में लगभग 9th सेंचुरी के फर्स्ट जो हाफ पीरियड है आप देखेंगे, उसमें क्या हुआ, सिविल वॉर शुरू हो गया बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ आमिन एंड अल मामून, ठीक है। तो इनके सपोर्टर्स के बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया, एंड डिपेंडेंट फैक्शनलिज्म क्रिएटेड अ न्यू पावर ब्लॉक ऑफ तुर्किश स्लेव, ठीक है, मामलूक। मामलूक, दिस इज द वर्ड मामलूक, MULUK, ठीक है। धीरे धीरे जो सुल्तान है वो डिपेंडेंट हो गया उन ग्रुपों पर, जिन ग्रुप की वजह से, सुल्तान का मतलब यहाँ पे सुल्तान नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली खलीफा कह दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सुल्तान तो अभी आएंगे। तो खलीफा जो है वो धीरे धीरे डिपेंडेंट हो गया उन फैक्शनल्स पर, उन ग्रुप्स पर, जिनकी वजह से वो खलीफा बन रहा है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे खलीफा एक ताकतवर सैनिकों के समूह के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। जो सैनिक कहाँ से आते थे, तुर्की या टर्की से आते थे, आप कहते हैं, जो तुर्की सैनिकों का एक समूह था, इन तुर्की सैनिकों के समूह के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। ये जो तुर्की समूह के लोग थे, ये आप अलग अलग जगहों से आएंगे धीरे धीरे, है ना, खलीफा की सेवा में हम देखेंगे, और धीरे धीरे अपनी ऑनेस्टी की वजह से बड़े इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इन तुर्की समूह के लोगों का जो ग्रुप था, जो गुलाम थे, जो स्लेव थे, है ना, जो खलीफा को एकदम बहुत, है ना, बहुत डिग्निटी के साथ में ट्रीट करते थे, उसके हर एक वर्ड, हर एक लफ्ज़ को जो है वो फॉलो करते थे, ठीक है, उनको मामलूक कहा गया। चलिए यहीं पे साथ साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा हमें। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि एक बार वापस से जो दो सेक्ट थी, जो दो रास्ते से अलग अलग रास्ते बन गए थे, कब, जब शुरुआत में खलीफा के जो पोस्ट है उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा था, है ना, उसमें शिया और सुन्नी के दो पार्ट्स बने थे, आपको पता है, दो सेक्ट्स बने थे, है ना। इनमें वापस से क्या होगा, पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट अली के टाइम पर बहुत गहरा गया था, आपने देखा था, और राइवलरी तो चली रही थी, कहीं ना कहीं कंपटीशन तो दोनों के बीच में है ही। एक बार वापस से सरफेस पे आ जाएगा और बहुत जो है वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है, फाइट्स शुरू हो जाएंगी। चलिए, और जब खलीफा कमज़ोर हो गया और बगदाद भी धीरे धीरे जो है वो उसकी पावर कमज़ोर होती चली जा रही है, और अब आप ये मान के चलो कि अब्बासी वंश जो है वो बस उसी ईरान के आसपास, बगदाद के आसपास के कुछ एरिया में बचा हुआ है, ठीक है। जितना बड़ा एम्पायर था पहले, जो उन्होंने उमैयाद से इनहेरिट किया था, है ना, जो उन्होंने रशीदुन खलीफाओं से इनहेरिट किया था, उतना बड़ा एम्पायर नहीं रहेगा खलीफा के पास। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लामिक एम्पायर ही नहीं रहा, बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में वहाँ पे रूल कर रहे हैं,
अपने अपने उनके समूह हैं, वो अपने एरिया के ऑटोनॉमस रूलर हैं। खलीफा के लिए वो सिर्फ नाम मात्र के जो है वो अकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टीज और अरोज, तो इस सिनेरियो में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होने लगा। तो जस्ट वही रिपीटेशन हो रहा है। कल एक वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो प्रीवियस वीडियोस राशिद उसके उमैया और अब्बासी के मैं स्टार्टिंग का डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट राइज एंड फॉल, है ना। तो राइज में क्या होता है, राइज के दौरान होगा कि आप अपने जो पहले का जो आपका प्रिकर्सर है ना, उसके कंपैरिजन में चूंकि आप कहीं ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए आपका इमर्जेंस होगा, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन आएगी जब आपकी इस डायनेस्टी में पावरफुल लोग थे और वो राइज की तरफ ले गए, बट एक टाइम बाद उतने पावरफुल, उतने विजनरी लोग नहीं रहेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहीं पे ये चीज देखने को आ रही है हमें कि अब क्या हो रहा है, अब्बासियों का डाउनफॉल हो रहा है। तो जब ये डाउनफॉल पीरियड है, उस दौरान क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन हो गया था ना, आपने सब कुछ जीत के एक कर लिया। तो अब जब डाउनफॉल होगा तो क्या होगा, वो सारे लोग जो आपकी वॉरियर जो है एबिलिटीज, जो योद्धा वाली एबिलिटीज हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हैं, पॉलिटिकल एबिलिटीज हैं, उनकी वजह से जो सब आपको एक्नॉलेज कर रहे थे, वो अब कमजोर लीडरशिप की वजह से क्या होगा, अपने आप को फ्री महसूस करने शुरू कर देंगे। सिंबॉलिकली भले आपको वो रिस्पेक्ट दें, बट पॉलिटिकली तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे। तो वही सिचुएशन होती है कि फिर से क्या हो जाता है, फॉल के दौरान ये छोटे छोटे टुकड़ों में, वो पूरा एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज कॉमन, ये आप देखेंगे हिस्ट्री के हर फेज में आपको कॉमन मिलेगा ये पैटर्न जो है। तो यहां पर भी वही हुआ कि माइनर डायनेस्टीज जो है, वो छोटे छोटे राजवंश जो है उनका उदय होना शुरू हो जाएगा। और इन छोटे छोटे राजवंशों में कौन कौन से, जैसे ताहरीद और समानिद थे, ठीक है। ताहरीद और समानिद जो है ये बिलोंग करते थे खुरासान और ट्रांसऑक्सियाना को, जो ऑक्सन का रीजन है, ऑक्सस, ऑक्सन नहीं, ऑक्सन का मतलब तो बैल, तो ऑक्सस का जो रीजन है, ऑक्सस, ठीक है, OXUS। तो ऑक्सस का जो रीजन है, इस ऑक्सस के रीजन का जो इलाका है, यहां से और खुरासान से बिलोंग करते थे ये लोग, ठीक है। टोलेमिड्स एंड इजिप्ट, ये जो राजवंश है, दे बिलोंग्स टू इजिप्ट एंड सीरिया। तो इस तरह से छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो रहा है यहाँ पे। और अब्बासियों का जो एरिया है, दैट वाज लिमिटेड टू, ये बस कहां तक रह गया, सेंट्रल इराक, बगदाद के आसपास, और वेस्ट ईरान का जो हिस्सा है, पश्चिमी ईरान का जो हिस्सा है, वहां तक उनकी जो कहें लीडरशिप है वो चल रही थी। अभी तक अभी भी लोग जो है उस एरिया में टैक्सेस जो है डायरेक्टली खलीफा को दे रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपका जुरिस्डिक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहां तक है, ये लिटरल तौर पर वहीं तक माना जाएगा जहां से आपको डायरेक्टली रेवेन्यू मिल रहा है और जहां तक आपका लॉ एंड ऑर्डर चलता है, ठीक है ना। इसके बाहर कोई आपका लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है और कोई आपको टैक्सेस भी नहीं दे रहा है। बाकी के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, नाम मात्र के लिए वो कुछ दे दें, बात अलग है, ठीक है, कि चलो यहाँ से इतना कलेक्ट होता है, आपने हमें अपॉइंट किया था, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो इसका एक हिस्सा लीजिए। नहीं भी देंगे तो खलीफा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये हिस्सा भी जो है सेंट्रल इराक का और वेस्टर्न इराक का जो हिस्सा जहां पर अब्बासी एकदम लिमिटेड हो गए थे, ये हिस्सा भी आगे जाके क्या होगा, इन 1945 आप देखेंगे कि 10th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की तरफ ये जो हिस्सा है, ये भी एक बायोइड्स जो है ट्राइब है, ये लोग भी हथिया लेंगे, ठीक है। कैस्पियन रीजन के आसपास ये एक शाइट क्लैन थी बायोइड्स की, ठीक है, शिया धर्म को मानने वाली या शिया सेक्ट को मानने वाली, ठीक है। इन लोगों ने इस एरिया को हथिया लिया, ठीक है। ईरान के आसपास बगदाद का जो सेंटर पावर था, ठीक है, तो ईरान से ये बेसिकली आ रहे थे और बगदाद को इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब आप देख रहे हो कि खलीफा की जो रूलिंग पीरियड है वो लगभग हमारी यहाँ पे कंक्लूड हो रही है। उसके बाद से जब हम जाएंगे आगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें छोटे छोटे सुल्तान मिलेंगे। खलीफा ऐसा नहीं है कि खलीफा का नाम ही खत्म हो जाएगा, खलीफा अभी दिखने वाला है आपको, लेकिन अब उस तरह के खलीफा नहीं बचे हैं जैसे पहले एक लिगेसी के साथ रूल करते थे, उसने पावर के साथ रूल करते थे, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप बहुत पावरफुल होती थी, वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी आपको। चलिए, इन लोगों ने, जिन्होंने अभी हमने जस्ट देखा कि जो बगदाद का इलाका है, सेंट्रल ईरान और वेस्ट ईरान, जहाँ पर आपके आखिरी अब्बासी खलीफा रूल कर रहे हैं, उस एरिया को भी इस बायोइड ट्राइब ने जो है वो ओवर रूल कर लिया, ठीक है, एक तरीके से ओवर पावर कर लिया एक तरीके से। तो इन्होंने खलीफा का टाइटल एज्यूम नहीं किया, ध्यान रखिएगा, ये खलीफा की गद्दी पर तो बैठ रहे हैं लेकिन इन्होंने अपने आप को खलीफा कहा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे
कि खलीफा की गद्दी, खलीफा के पॉलिटिकल पावर, खलीफा के पूरे साम्राज्य को हथियाया जरूर इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया कि वी आर द खलीफा, है ना। तो इस सम्राट ने अपने आप को किस नाम से कहा? शहनशाह, किंग ऑफ द किंग। तो इस तरीके के टाइटल्स अब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, सुल्तान, शहनशाह। इसके पहले इस तरह के टाइटल्स नॉर्मली नहीं दिखते थे। खलीफा का मतलब सिंपली द सबऑर्डिनेट टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक डेप्यूटी प्रॉफिट के बाद का सबऑर्डिनेट पर्सन जो पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड है, ठीक है। तो शहनशाह इट सिंपली मींस ये पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए रिलेटेड है, इसका रिलीजियस टर्म से सिर्फ उतना ही लेना देना है जितना कि पर्सनल टर्म में एक इंसान का होता है। यानी कि रिलीजियस डिस्प्यूट हो गए या रिलीजियस फतवा हो गए या रिलीजियस जो भी ऑर्डर्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो अपनी तरफ से ये जाहिर नहीं कर सकता, अपनी तरफ से लोगों को नहीं बता सकता कि ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि वो काम बेसिकली खलीफा का है। तो ही एज्यूम द टाइटल्स शहनशाह। तो शहनशाह के जो टाइटल्स हैं ये इन्होंने धारण किए, यहां पे खलीफा का टाइटल इन्होंने एज्यूम नहीं किया। दैट वाज श्रूडनेस, आप कह सकते हैं, चालाकी थी ये कहीं ना कहीं, कि क्यों ये खलीफा का जो टाइटल है वो नहीं एज्यूम करना चाह रहे थे, ठीक है। उसका रीजन था कि एक और सेक्शन है, एक और वर्ग है जो कहीं ना कहीं खलीफा के पद को एज्यूम करना चाहता था, खलीफा के टाइटल को एज्यूम करना चाहता था, खलीफा के रोल को एंजॉय करना चाहता था। वो लोग थे कौन? द फातिमिड्स। तो फातिमिद जो है ये ग्रुप कहां से आ रहा है अभी जस्ट आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फातिमिद लोग हैं, फातिमिद ग्रुप है, ये खुद भी सपना देख रहे थे कहीं ना कहीं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में रूल करने का, ठीक है। इनके एम्बिशंस थे, इनकी महत्वाकांक्षाएं थी कि एक बार हम पूरे इस्लामिक संसार, यानी जितना भी ये इस्लामिक एरिया है जो हमारे पुराने खलीफाओं ने फैलाया और आज भी जितना है उस पे रूल करें। क्योंकि भले ये शहनशाह और सुल्तानों का दौर शुरू हो गया, बट धार्मिक तौर पर अभी भी पावर खलीफा के हाथ में रहेगी। इवन सुल्तान भी अपनी वैलिडिटी खलीफा से ही लेंगे। अगर वो किसी सल्तनत में रूल करेंगे तो सुल्तान का खिताब, सुल्तान का टाइटल, शहनशाह का टाइटल, ये वो किससे लेंगे या वो किसके सामने अभी भी झुकेंगे? खलीफा के सामने झुकेंगे, ठीक है ना। तो खलीफा का पोस्ट हमेशा अभी भी ऑनररी तौर पर जो है वो सबसे ऊपर है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। तो फातिमिद जो है दे बिलोंग टू इस्माइल सबसेक्ट ऑफ शीइज्म। शिया वर्ग जो है उसी का एक सेक्शन है इस्माइली। तो जो इस्माइली सब ब्रांच है, ठीक है, शियाओं की, इसी को ये बिलोंग करते थे। और इनका क्लेम था, ये ऐसा दावा करते थे कि हम वंशज हैं। किसके वंशज हैं? प्रॉफिट्स डॉटर फातिमा। जो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर हैं फातिमा, ठीक है, उन्हीं के वंशज हैं ये लोग। दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स डॉटर फातिमा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी लीगैलिटी, लेजिटिमेसी को ये शो कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद की जो पुत्री हैं, डॉटर हैं फातिमा, ठीक है, उनको बिलोंग करते हैं, उन्हीं के वंश से आते हैं और हमारा ये राइट है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं राइटफुल कैंडिडेट हैं उस खलीफा के पोस्ट के। और इसके बारे में, यानी इनके एम्बिशंस के बारे में इन्हें भी पता था। जो बाइड रूलर्स थे इन्हें भी पता था। शायद इसीलिए जब इन्होंने बगदाद पे नियंत्रण किया तो इन्होंने गद्दी तो हथिया ली पर अपने आप को खलीफा डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि बेसिकली ये इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। चलिए, और साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये ब्लड रिलेशन में आ रहे थे, ठीक है, तो राइट भी इन्हीं का बन रहा था। चलिए अब ये जो आपके फातिमिद वंश के लोग हैं, ठीक है, इन्होंने अपना जो बेस था, अपना जो आधार था, जहां से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया नॉर्थ अफ्रीका के हिस्सा से, ठीक है, इन्होंने बाकी टेरिटरीज जो है कॉन्कर करना शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड कॉन्करिंग इन 1969 द टेरिटरीज एंड एस्टैब्लिश्ड फातिमिद खलीफत। तो यहां से आप कह सकते हैं कि चौथी ब्रांच जो है वो खलीफा की इस्टेब्लिश हो रही है, जिसे आप कहें फातिमिद खलीफत। पहली 3 ब्रांचेस आपने पढ़ी, तो पहला रशिदुन खलीफा, दूसरा उमैया खलीफा, तीसरा आपने अब्बासी खलीफा, और चौथा अब जो इस्टेब्लिश होने जा रहा है दैट इज द फातिमिद खलीफत, ठीक है। यानी ये जो है किसके वंशज हैं? ये मोहम्मद की डॉटर फातिमा के वंशज हैं, ठीक है। चलिए, ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट Fustat was replaced by a new city, Kahira, that is called the Kahira or Cairo.
ओके, सो कायरो और काहिरा वाज द नेम। तो पुराना जो मिस्र शहर था, ठीक है, पुराना मिस्र शहर जिसे हम एक्चुअली आज के ज़माने में इजिप्ट के नाम से जानते हैं, उस समय उसे अरबिया शब्द में या अरबिक लैंग्वेज में मिस्र कहा जाता था। आज भी सामान्य बोलचाल की भाषा में कई लोग इसे मिस्र कहते हैं, ठीक है। तो जो पुरानी राजधानी थी, इन लोगों ने जो बसा रखी थी, है ना, इन्होंने अपनी पुरानी राजधानी को जो है आगे रिप्लेस किया, एक नया शहर बसाया, ठीक है, काहिरा, कायरो। ये आज भी ये शहर है, आप देखेंगे, ठीक है, इवन कैपिटल के तौर पर जो है ये सर्व करता है ये शहर। चलिए, द टू राइवल डायनेस्टीज पैट्रोनाइज्ड शाइट एडमिनिस्ट्रेशंस और द पोएट्स एंड द स्कॉलर्स। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक तरफ क्या है, एक तरफ जो बाइड रूलर्स हैं वो हैं और दूसरे फातिमिद हैं। कहीं ना कहीं भले ये राइवल्स थे, ठीक है, लेकिन एक तरफ खलीफा का जो नाम आ रहा था वो तो इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो राइवलरी अभी भी है, लेकिन फिर भी दोनों डायनेस्टीज़ जो हैं, दोनों जो राजवंश हैं, या मैं कह दूं जो दोनों किंगडम्स हैं, ये दोनों किंगडम्स जो है वो एक मिक्स्ड कंपोजिट कल्चर जो है उसको प्रमोट करेंगे आगे। ये कंपोजिट कल्चर कौन सा कंपोजिट कल्चर है? इन्होंने अपने यहाँ पर पैट्रोनाइज किया, शरण दिया किनको? शिया एडमिनिस्ट्रेटर्स को, यानी शिया प्रशासकों को, ज़्यादा से ज़्यादा शिया लोगों को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोट किया, ठीक है। इसके अलावा जो पोएट्स थे, इस्लामिक पोएट्स थे, ठीक है, स्पेशली जो शिया की तरफ इंक्लाइंड होते थे, उनको यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे बढ़ावा दिया। जो स्कॉलर्स होते थे, ठीक है, यानी अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो विशेषज्ञ होते थे, उनको भी अपने दरबार में धीरे धीरे अपॉइंट करना शुरू किया। तो ये तो एक ट्रेंड है कि जैसे ही जब सब कुछ सेट हो गया तो अपने दरबार को अब कहीं ना कहीं कोर्ट को रिच तो बनाना है ना। तो जब रिच बनाना है तो आप क्या करोगे? डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट आइडेंटिटी के लोगों को इंक्लूड करोगे आप अपने राज दरबार में या अपने ग्रुप में, ठीक है। तो आगे की कहानी में आप देखोगे कि लगभग 950 to 1200, ठीक है, इस दौरान, इन ईयर्स के दौरान क्या होगा कि जो इस्लामिक समाज है, यानी अब एक जो नया सिस्टम यहाँ पे, नया जो कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ। नया कल्चर का मतलब है कि दो जो हमारे सेक्शंस हैं, जो दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ या दो इंपॉर्टेंट किंगडम्स रूल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत मैच्योरिटी के साथ में रूल कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ भी रूल कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी भी है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि लगभग 950 to 1200 के बीच में, जितने दिनों तक ये शासन व्यवस्था यहाँ पर स्टैब्लिश है, उस दौरान जो इस्लामिक समाज है, ठीक है, वॉज हेल्ड टुगेदर नॉट बाय अ सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है, नॉट ओनली बाय अ सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर और अ सिंगल लैंग्वेज। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था से रूल हो रहा था, एक राजनीतिक व्यवस्था तो नहीं थी, ये हमें भी पता है, और इवन कॉमन लैंग्वेज का भी एक कहीं ना कहीं लिंक नहीं था, ठीक है, कि अरबिक लैंग्वेज ही जो है इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हैं पर्शियन लैंग्वेज भी यहाँ पर आ रही है। अभी आप जब लैंग्वेज कल्चर की तरफ, स्पेशली हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे वो वाला, जब उसकी तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मिक्स लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, या उनका जो है धीरे धीरे पैटर्न आ रहा है राज दरबारों में, ठीक है, क्योंकि कई सारे स्कॉलर्स आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अरब स्कॉलर ही हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रीक और क्रिश्चियन और बाकी स्कॉलर्स भी धीरे धीरे पैट्रोनाइज किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर पॉलिटिकल और जो रिलीजियस आइडेंटिटी है सिर्फ वही बस नहीं रही, बल्कि अब ये जो फ्लॉरिश हो रहा है पूरा सिस्टम, या पूरा जो समाज फ्लॉरिश हो रहा है, या जो एक बना हुआ है वो पूरा समाज, उसकी एकता जो है वो इकोनॉमिक और कल्चरल पैटर्न पर ज्यादा आधारित है। तो कहीं ना कहीं इस इंपॉर्टेंस को आप ध्यान में रखिएगा कि जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, यानी खलीफा और आपके जो सुल्तान हैं, ठीक है, जो वाइड सुल्तान्स हैं और जो फातिमिद खलीफत के लोग हैं, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक राज्य चलाने के लिए सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, धर्म ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सबसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आर्थिक समृद्धता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू, टैक्सेशंस, फाइनेंस, यही वो चीज़ है जो हमें लॉन्गिविटी देगा, हमारे राज्य को एक दूर तक लेके जाएगा, दूर तक का जो सफ़र है उसको हम तय कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक और जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, इन पर ये ज़्यादा ध्यान देंगे, और इस्लामिक सोसाइटी जो है वो एक बनी रहेगी, दैट विल हेल्ड टुगेदर, है ना, इटसेल्फ, अपने आप को एक बना के रखेगी, साथ साथ रहेंगे, वो इन स्टैंडर्ड्स पे रहेंगे, इकोनॉमिक और कल्चरल स्टैंडर्ड्स पे। चलिए, पर्शियन
द पर्शियन डेवलप्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर। तो आप देख रहे हो, जैसा मैंने कहा भी यहाँ पे, ठीक है, कि अब सिर्फ अरबिक लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंस में नहीं रह जाएगी, धीरे धीरे अब फारसी भाषा जो है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगी अरबिक के साथ साथ में। तो पर्शियन लैंग्वेज डेवलप्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर। इस्लामिक संस्कृति जो है इसको मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रही है। कौन सी भाषा? ईरानी भाषा, या मैं कहूं पर्शियन लैंग्वेज। मैच्योरिटी ऑफ द डायलॉग बिटवीन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द यूनिटी। इसमें क्या होता था, अब आपने देखा कि दोनों जो राइवल्स हैं, दोनों डायनेस्टीज हैं यहाँ पे, दोनों जो खलीफा हो गए और आपके जो बायड्स हो गए, ठीक है, इन दोनों ने अपने अपने दरबारों में इंटेलेक्चुअल लोगों को, मैच्योर लोगों को पैट्रोनाइज किया हुआ है, शेल्टर दी हुई है, जिनमें स्कॉलर्स हैं, पोएट्स हैं। और आप देखोगे कि ये जो पोएट्स होते हैं, कवि लोग होते हैं, ठीक है, जो शायर लोग होंगे, जो आपके बहुत इंटेलेक्चुअली स्कॉलर लोग होंगे, इनके लिए रिलीजन की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। वो रिलीजियस कन्फाइनमेंट में नहीं रह पाते हैं, ठीक है, या वो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में भी कन्फाइन होकर नहीं रह पाते हैं। फ्री लोग होते हैं ये लोग। तो जब इनका मूवमेंट भी फ्री हो रहा है दरबारों में, ठीक है, ये एक दरबार में रहते हैं, दूसरे दरबारों के स्कॉलर्स के साथ भी उनके इंटरेक्शंस होते हैं, तो मैच्योरिटी ऑफ द डायलॉग्स, यानी जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन में जो परिपक्वता आ रही है, जो मैच्योरिटी आ रही है, आप देखेंगे कि जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं जब आपस में बैठेंगे, कि भले वो अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, व्हेन दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग द थिंग्स, जब वो चर्चा करना शुरू करेंगे चीज़ों के बारे में, तो आप देखोगे कि वो जो श्रूडनेस है ना, जो बदमाशी जो रिलीजियस तौर पर होती है, वो देखने को नहीं मिलेगी, है ना, उथलापन देखने को नहीं मिलेगा आपको, एक डेप्थ मिलेगी उनकी बातचीत में। तो यहां पर वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, मैच्योरिटी ऑफ द डायलॉग बिटवीन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। बौद्धिक जो लोग हैं, उन बौद्धिक परंपराओं में जो मैच्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा था, उसकी वजह से ये जो यूनिटी है वो और बढ़ रही थी, ठीक है। तो इस्लामिक समाज अब देखेंगे प्रॉस्पेरिटी की तरफ अगर जा रहा है, तो प्रॉस्पेरिटी में कहीं ना कहीं कंपोजिट कल्चर इन्वॉल्व हो रहा है, स्कॉलर्स के बीच के इंटरैक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, कल्चरल इंटरैक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, लैंग्वेज के बैरियर नहीं रह गए हैं। ऐसा नहीं कि रिलीजन में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, रिलीजन जो है वो अपना अपना फॉलो हो रहा है, बट रिलीजन जो है पर्सनल मैटर हो रहा है। रिलीजन जो है वो स्टेट को एक तरीके से कहें लेजिटिमेसी दे रहा है, लेकिन वो हैम्पर नहीं कर रहा है ग्रोथ की। जो स्टेट है, स्टेट की ग्रोथ जो है उसको हैम्पर नहीं कर रहा है, ठीक है। स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स मूव्ड फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। पूरा इस्लामिक लैंड जो है आपका, ठीक है, इस पूरे सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, पूरा मिडिल ईस्ट का जो इलाका आप देख रहे हैं, उसमें क्या होगा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो कलाकार हैं, इनका मूवमेंट फ्रीली होगा। कोई भी एक दरबार, कोई भी एक राजवंश कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कि भाई आप जो फातिमिद खलीफत को बिलोंग करते हैं, आप वहाँ उनके दरबार में रहते थे, या फिर आप क्रिश्चियन हैं, या फिर आप ईरानियन हैं, या फिर आप किसी दूसरे ट्राइब के हैं, डजंट मैटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्कॉलर्स जो हैं, बड़े बुद्धिमान जो लोग हैं, इनका मूवमेंट जो है वो आगे फ्रीली हो रहा है, विच फैसिलिटेटेड द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड मैनर, जिसकी वजह से और धीरे धीरे क्या हुआ, नए नए विचारों का, नई नई परंपराओं को फैसिलिटेट किया गया, एक दूसरे के आइडियाज को वेलकम किया गया, ठीक है। सम ऑफ दीज परकोलेटेड, इवन बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते थे, कई बार कन्वर्जन की वजह से, है ना, मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है, वो रहता ही है कुछ अपने स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर मित्रों के पास, या कोई मुस्लिम स्कॉलर मित्र है वो किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप के साथ रहता है। कई बार ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होता है जिसकी वजह से रिलीजियस कन्वर्जन होते थे, तो इन रिलीजियस कन्वर्जन की वजह से वो ग्रास रूट लेवल तक जाते थे, गांवों तक बस जाते थे, ठीक है। सो परकोलेशन का मतलब है कि वो डाउनवर्ड, नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है ना, नीचे जाके सेटल डाउन हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए किसी साइंस के टर्म में आप देखोगे तो वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को आपने डाला और वो सेटल डाउन हो गए नीचे, ठीक है। रेत को ही डाला आपने पानी में, सेटल डाउन हो गए नीचे। तो परकोलेशन का मतलब सीधा सेटल डाउन नहीं, परकोलेशन का मतलब होता है थ्रू लेयर्स सेटलिंग डाउन, ठीक है। वो जो सेटलिंग डाउन होगी थ्रू द लेयर्स, परतों के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर परकोलेशन हो रहा था। सम ऑफ दीज परकोलेटेड डाउन टू द लेवल ऑफ द विलेजेस ड्यू टू कन्वर्जन। यहां पे कन्वर्जन की बात है। कन्वर्जन मीन्स उनका जो है ना, एक फेथ से दूसरे फेथ में कन्वर्जन होता था, उसकी वजह से वो निचले लेवल तक शिफ्ट होके जाते थे, रहते थे। और ऑब्वियस ही बात है, एक जगह पर एक ही तरह के ज़रूरी नहीं है कि धर्म के लोग हैं, है ना, अब थोड़ा सा मिक्स्ड कल्चर भी है, तो आइडियाज़ तो शेयर होंगे ही सही। द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस देन 10% इंक्रीज इनॉर्मसली। तो
शुरुआत में जो अब्बासियों के ज़माने में जो आबादी हुआ करती थी, लगभग वो टोटल मुस्लिमों की आबादी जो थी वो 10% थी, और वो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के आप देखोगे एक शिफ्ट आपको समझ में आ रहा होगा। और शिफ्ट क्या है? शिफ्ट ये था कि अभी तक आप सिर्फ लीडरशिप के बारे में पढ़ते थे, है ना, खलीफाओं के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप धीरे से सिर्फ लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप से एक नए पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हो, और वो पैटर्न आपको लिटरेचर के बारे में बताएगा, इकोनॉमी के बारे में बताएगा, रिलीजन के बारे में भी बताएगा, सोसाइटी के बारे में भी बताएगा, ठीक है ना, और डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं उन सब के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेगा। तो आप मिक्स्ड एक जो है वो सिनेरियो देखोगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। फिलहाल इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सल्तनत के बारे में डिस्कशन करते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन एंड अ कल्चरल सिस्टम बिकेम मच शार्पर। अब इस्लाम धर्म धीरे धीरे क्या हो रहा था? कल्चरली और रिलीजियसली ज़्यादा शार्प हो रहा था। शार्प जब मैं कहता हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि अब क्या हो रहा है, लोगों को आइडियाज़ ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। देखो क्या होता है, शुरू में धर्म बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सारे लोगों ने जो है वॉर एक्सपीडिशंस के दौरान मजबूरी में एक्सेप्ट कर लिया कि भाई युद्ध हो ही रहा है, अरब लोग आक्रमण कर रहे हैं, इससे अच्छा बन जाओ, तो मरने के डर से तो हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ लालच, जैसे आपने लास्ट के कुछ वीडियोस में देखा था कि टैक्स से छूट पाने के लिए, क्योंकि जो उमैया और अब्बासी, उमैयाज़ में स्पेशली आपने देखा था कि खलीफा जो है उसने सिस्टम बना रखा था कि जो लोग मुस्लिम होंगे उनको थोड़ा कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग, यानी अलग अलग रीजंस होते थे लोगों के इस रिलीजन को एक्सेप्ट करने के उस सेंट्रल इस्लामिक लैंड के एरिया में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इंटेलेक्चुअल लेवल पर चीज़ों का एक्सेप्टेंस हो रहा है, इसलिए शार्पनेस बढ़ रही है। तो जो इस्लाम है एज अ रिलीजन एंड एज अ कल्चरल सिस्टम जो है वो ज़्यादा शार्प होता चला जा रहा है। ठीक है, धर्म को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं लोग, धर्म की समझ है वो ज़्यादा बेटर हो रही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिलीजियसली और कल्चरली इवॉल्व हो रही है। ठीक है, राइज ऑफ तुर्किश सल्तनत इन द 10th and 11th सेंचुरीज, और इसके साथ साथ मैंने कहा जैसे कि अब सल्तनतों का उदय होगा। ठीक है, तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो तुर्क सुल्तान हैं, जिन्हें मामलुक सुल्तान भी आपने कहा था, तो ये तुर्क और मामलुक सुल्तान हैं जिनका हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया था, इनका इमर्जेंस तेजी से होगा। ठीक है, और खलीफा के इशारे पे कह दें या फिर कह दें आपकी खलीफा को संतुष्ट करने के लिए ये लोग वॉर एक्सपीडिशंस पे निकलेंगे, कई एरियाज़ को ऑक्यूपाई करेंगे, वहाँ पर इस्लाम को स्प्रेड भी करेंगे। ठीक है, तो तुर्क्स हैं कौन? तुर्क्स वर द नोमैडिक ट्राइब्स। तो जो आपका टर्की का इलाका है वहाँ के आसपास की कुछ ट्राइब्स होती थी जो घुमक्कड़ होती थी, एक जगह पर पहले सेटल नहीं रहती थी। ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि जो खलीफा है, खलीफा की सेना हो गई आपकी या उसमें इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पे आना शुरू कर दिया। चलिए, तो ये ट्राइब बिलोंग कहाँ करती थी? बिलोंग करती थी सेंट्रल एशियन स्टेपीज के जो एरिया हैं। ठीक है, स्टेपी का मतलब आपको पहले भी बताया था, याद होगा मेसोपोटामिया वाला वीडियो, उसमें मैंने स्टेपी का मतलब बताया था कि एक फॉर्मल स्लोप वाला ग्रास लैंड जो होता है, ठीक है, उसी को हम स्टेपी कहते हैं। तो जो तुर्किस्तान का इलाका है, वहाँ के जो सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ हैं, वहाँ पे जो ग्रासलैंड है, वहाँ ये नोमैडिक ट्राइब ज़्यादातर रहती थी। ठीक है ना, तुर्किस्तान का इलाका मतलब मैं कह दूं कि आज के ज़माने में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पे अगर आप जाओगे तो आपको ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और ये रशिया के नीचे की तरफ जैसे ही आओगे, ठीक है, तो आपको तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ये जो कंट्रीज़ मिलेंगी, इन्हें ही उस ज़माने में सिर्फ तुर्किस्तान के नाम से जाना जा रहा है, जिनकी बाउंड्री उस समय नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अरल सी, जो अरल सी है उसके उत्तर पूर्व से लेके इनकी जो बाउंड्रीज होती थी वो चाइना को टच करती थी। ठीक है, और अभी भी लगभग आप देखोगे तो इंडिया के ऊपर से ना उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपको मिल जाएंगी ये कंट्रीज़। चलिए, सो दे वर ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम। धीरे धीरे जब इस्लाम का स्प्रेड हुआ यहाँ से, तो ये लोग मुस्लिमों के कांटेक्ट में आए, और फिर चूंकि ये ट्राइब है पहले, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्राइब्स के क्या थे, अपने खुद के नॉर्म्स थे, छोटे देवी देवताओं इन सब की पूजा करते थे। ठीक है, कुछ के नहीं भी थे। तो ये जो ट्राइब्स हैं, तुर्क ट्राइब हैं, इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, और इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद ये लोग क्या हो गए, ये खलीफा की सेना में आने लगे। ये लोग क्या होते थे? स्किल्ड राइडर्स, ठीक है, बहुत कुशल घुड़सवार होते थे,
घोड़ा चलाने में, है ना, घोड़े को कंट्रोल करने में बहुत माहिर होते थे और वॉरियर भी होते थे, योद्धा भी होते थे ये लोग, ठीक है, ये वॉरियर भी होते थे। अब ट्राइब्स हैं तो ट्राइब का काम ही आपको पता है ना, भोजन आसानी से तो मिलता नहीं है, तो लड़ना तो पड़ता ही है। तो जो वॉरियर वाली स्किल होती हैं वो अपने आप डेवलप हो ही जाती हैं जब आप रहेंगे। अभी तो आप अगला जो चैप्टर है उसमें देखोगे चंगेज़ खां, है ना, ट्राइबल ही तो है लेकिन खूंखार ट्राइबल, है ना। सो दे इंटर्ड द अब्बासी एंड समानीद एंड वाइड एडमिनिस्ट्रेशंस एज अ स्लेव एंड सोल्जर्स। तो जैसा मैंने कहा धीरे धीरे ये लोग क्या होंगे, जो उस समय सुल्तान है, जो खलीफा है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनमें धीरे धीरे इंटर होने लग जाएंगे, सैनिकों के तौर पर, गुलामों के तौर पर, ठीक है। लेकिन अपनी जो मिलिट्री एबिलिटीज़ हैं, सैन्य क्षमता है, अपनी ईमानदारी है, इनकी वजह से धीरे धीरे ये उच्च पदों पर प्रमोट किए जाएंगे, ठीक है। इनको प्रमोट किया जाने लग गया उच्च पदों पर, और एक समय तक तो ऐसा आएगा कि सुल्तान, खलीफा या जो हेड ऑफ द नेशन है, उस समय हेड ऑफ द स्टेट है, वो इनको अपने बेटों की तरह तक मानता है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपने इंडियन हिस्ट्री में देखे हैं, गजनी गौरी के एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम है एक तरीके से, ठीक है। तो सुल्तान अपने बेटों की तरह जो है वो गुलामों को ट्रीट करते हैं, इवन अपने राज्य का हिस्सा तक उनको देते हैं कि लो भाई तुम इस एरिया में अपॉइंटेड रहो। क्यों? क्योंकि वो इतने लॉयल होते थे कि उन्हें पता होता था कि ये व्यक्ति मुझसे कभी दगा नहीं करने वाला, ये व्यक्ति कभी जो है मेरे अगेंस्ट नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि धीरे धीरे अपनी लॉयलिटी, अपना जो ईमानदारी है उसकी वजह से और अपनी मिलिट्री एबिलिटीज़ की वजह से ये लोग बड़े डेजिग्नेशंस पर पहुंचना शुरू करेंगे, यानी इनको प्रमोट किया जाएगा धीरे धीरे। और ऐसे ही एक स्लेव है, ठीक है, जिसका नाम है अल्पतगीन। तो अल्पतगीन जो है, अल्पतगीन 961 में जो है वो सल्तनत की स्थापना करेगा। तो मैंने कहा ना कि सुल्तानों का दौर जो है वो धीरे से शुरू होने वाला है ना। तो अब आप आ जाओ, ठीक है, ईरान की बात तो चली रही है, ईरान की बात तो चली रही है, तो इंडिया की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने नया नक्शा बनाया, तो ये पाकिस्तान मान लीजिए, ये अफ़गानिस्तान मान लीजिए और ये ईरान मान लीजिए। तो यहाँ पे ही सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे लोग कि नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो अब इधर की तरफ आप देखोगे गजनी वजनी जो हैं वो आना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी कहानी हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, जब इंडियन, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है हमारा पूरा 11th में, तो वहाँ पे जाएंगे नहीं। 11th में से जब निकल के आप 12th में जाओगे यहाँ, तो आपको फिर ये सेक्शन पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपका ये हिस्सा, इसमें आप अल्पतगीन है जो है अपनी सल्तनत की स्थापना करेगा, और इसके बाद फिर महमूद ऑफ गजनी जो है इसको और कॉन्सोलिडेट करेगा, ठीक है ना। तो गजनविद जो है ये आ गए हैं यहाँ पे, गजनविद, ठीक है। और गजनवी सल्तनत की स्थापना कौन कर रहा है? अल्पतगीन, ठीक है। तो चूंकि वो शहर आपने सुना होगा शायद, है ना, अफगानिस्तान जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा शहर, ठीक है, जिसका नाम है एक्चुअली गजनी, या यहीं पे जो रूल कर रहे हैं उनके नाम से जाना जा रहा है ये एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको स्थापित कौन कर रहा है? अल्पतगीन स्थापित कर रहा है। बाद में इसको कंसोलिडेट करेगा, इसको स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, और कौन? महमूद, ठीक है। और महमूद के आक्रमण आपको फेमस हैं इंडिया में, है ना, सोमनाथ से लेके और तमाम पता नहीं कहाँ कहाँ पर जो आक्रमण किए वो यही भाई साहब हैं, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड जो है वो लगभग 998 से 130 के आसपास है। सो दे वर बेसिकली स्लेव्स ऑफ दीज द समानिड्स, द बायड्स रूलर्स, ठीक है, जो उस जमाने में आपके क्या नाम है, सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो इनकी जो गजनवी लोग हैं, इनकी आर्मी में बेसिकली दो तरीके के ऑफिसर्स हैं, ठीक है। एक तो तुर्क लोग हैं, उनके खुद के ट्राइब के, और दूसरे चूंकि इंडिया के ही बहुत सारे लोग हैं। तो इवन जो गजनी का कमांडर था, ठीक है, जो कमांडर इन चीफ है, वो खुद भी जो है कौन है? वो एक इंडियन पर्सन ही था, ठीक है। चलिए, सो देयर सेंटर ऑफ पावर वाज इन खुरासान एंड अफगानिस्तान। जैसा मैंने कहा, तो इनका सेंटर ऑफ पावर जो है वो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, और खुरासान का मतलब वेस्ट ईरान। ईरान का जो पश्चिमी इलाका है, ईरान का ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, उस साइड का, तो वो जो है इनका मेन सेंटर पॉइंट सर। तो द सेंटर ऑफ पावर वाज खुरासान एंड द अफगानिस्तान। फॉर देम
अब्बासिन खलीफाज वर सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। इन्होंने कहा कि इनकी जो वैधता आई है, इनकी वैधता कहाँ से आ रही है? अब्बासी खलीफाओं से ही आ रही है, कहीं ना कहीं वहीं से, उन्हीं के ज़माने से इन्होंने अपने आप को एक लेजिटिमेट सुल्तान के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया। और बाद के खलीफाओं ने भी इनको और लेजिटिमेटी दे दी, क्योंकि पहले के खलीफा जब दे के रखे हैं तो आगे का खलीफा उसको कैंसिल तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इनकी जो वैलिडिटी आ रही थी, लेजिटिमेसी आ रही थी रूल करने की एज अ सुल्तान, वो अब्बासी खलीफाओं से ही आ गई थी। महमूद एज अ सन ऑफ स्लेव वाज ईगर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान, है ना। तो महमूद ऑफ गजनी, हर सुल्तान, जैसा मैंने कहा था आपको कि हर सुल्तान ये चाहेगा, ठीक है, कि उसको आइडेंटिटी दे, क्योंकि देखिए क्या था, ट्राइब से आते थे, अलग अलग ट्राइब से आते थे, अलग अलग ग्रुप से आते थे, और इस्लाम में ये नोशन तो था ही, ये कंसेप्ट तो था ही खलीफा वाला। और खलीफा का मतलब है कि वो पर्सन जो पॉलिटिकली और रिलीजियसली हेड है पूरे इस्लामिक कम्युनिटी का। ये मोहम्मद के बाद से ही तय हो गया, पूरा उम्मा जो था, पूरी कम्युनिटी जो थी बिलीवर्स की, उन्होंने डिसाइड कर दिया, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया खलीफा के सामने, ठीक है, मोहम्मद के बाद। तो एक कंसेप्ट खलीफा का तो बना ही हुआ है, खलीफा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने दंडवत प्रणाम हो जाएगा। तो अब खलीफा अगर आपको वैलिडिटी देगा, खलीफा आपको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ आप ये हैं, तो उसको चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई है नहीं। इस्लाम में तो नहीं करेगा कोई, दूसरा कोई करेगा, उसके लिए तलवार है ही हमारे हाथ में, ठीक है ना, तो हम युद्ध करेंगे उससे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो ये ट्राइबल्स लोग हैं, जो अलग अलग लोग आएंगे, जो राजवंशों को स्थापित कर रहे हैं, किंगडम्स को स्थापित कर रहे हैं, वो बस एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन चाहेंगे खलीफा से। और जैसे ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा इन सुल्तान को, वैसे ही आप देखोगे ना, तो ये जितना लूट खसोट ये सब गजनी वगैरह मचाएंगे, इसके पीछे और भी कहीं बहुत ज़्यादा ये रोल है, लूटपाट भी है, खलीफा को खुश भी करना है, ठीक है। चलिए, तो महमूद गुलाम का पुत्र था और वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए बहुत उत्सुक था कि उसको खलीफा जो है वो ये टाइटल ग्रांट कर दे कि सुल्तान हो तुम, वैलिड सुल्तान हो, है ना। अच्छा, अब बेचारे ये भी क्या हैं, अब ये रशीदुन खलीफा तो रहे नहीं, उमैया खलीफा, अब्बासी खलीफा, मतलब अब्बासी भी बेचारे बाद में कमज़ोर पड़ गए, रशीदुन नहीं, हारून अल रशीद, हारून अल रशीद तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पावरफुल थे वो। तो अब खलीफा भी क्या है, खलीफा को भी चाहिए कि उनके नीचे उनके सबॉर्डिनेट जो सुल्तान हैं वो कुछ इतने पावरफुल हों कि कभी ज़रूरत पड़े तो वो आर्मी लेके खड़े रहे हमेशा, ठीक है। सो खलीफा वॉज ऑल्सो विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनवीज, ठीक है, इन गजनवियों को सपोर्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि इसके पीछे और भी रीज़न है, ठीक है। पहली बात, एक तो एक कहीं ना कहीं बेस क्लियर होगा कि कल को अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो ये लोग आर्मी लेके हमारे जो है सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, और जिसके अगेंस्ट हम लड़ने के लिए कहेंगे हमारी तरफ से लड़ेंगे भी। और दूसरा तरफ क्या होता था कि ये शिया सुन्नी का जो बैलेंस होता था, ये बैठाना खलीफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। तो ये जो सुन्नी गजनवीद हैं, इन सुन्नी गजनवीद को भी ये खलीफत, ये सुल्तान का टाइटल, नॉट खलीफत, ये सुल्तान का जो टाइटल ग्रांट करेंगे, उसके पीछे ये भी एक मकसद है कि टू काउंटर वेट टू द शाइट पावर, शिया की जो उभरती शक्ति है या जो शिया ग्रुप है उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर वेट करना चाह रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाह रहे हैं कि एक बैलेंस बना रहे शिया सुन्नी के बीच में। अदरवाइज अगर एक सेक्शन पावरफुल हो गया तो दूसरे सेक्शन के ऊपर वो ओवर पावर करना शुरू कर देगा, तो ये डिस्प्यूट भी कहीं ना कहीं कंटेन करना चाह रहा है खलीफा। क्लियर है? तो होपफुली आपको ये वाला एरिया जो है वो लगभग समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो सुल्तान हैं वो ग्रो हो रहे हैं। अब गजनबी तो आपने पढ़ लिया, गजनबी के बाद में एक और ग्रुप है जो इमर्ज होगा, ठीक है, जिन्हें हम साल्जुक जो है रूलर्स कह रहे हैं, साल्जुक रूलर्स कह रहे हैं, ठीक है। सो ये लोग भी कौन है? बेसिकली तुर्क ही हैं, ठीक है, तुर्क ट्राइब है। सो साल्जुक तुर्की रूलर्स एंटर्ड एज सोल्जर्स इन द आर्मीज ऑफ समानीज एंड करखानदीज। तो समानीद और करखानदीज जो हैं, दे वर द ग्रुप्स और द सब ब्रांचेस। देखो क्या होता है, नाम में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि फातिमिद नाम आया, फातिमा से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद की बेटी थी फातिमा, ठीक है। अब्बासी नाम आया तो अब्बासी कहाँ से रिलेटेड है? मोहम्मद के अंकल थे अब्बास, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। तो ये जितने भी ऊटपटांग नाम अगर आपके सामने आते भी हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, सीधा लॉजिक क्या लगाइए कि कोई इंसान रहा होगा, उन्हीं में से सब चले आ रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो हर जगह हर इंसान का नाम और उसकी जो
एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी है वो ज़रूरी नहीं है आपको डिस्कस करना बताना, लेकिन आप सीधा लॉजिक यही लगाइएगा कि या तो वो पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं इसलिए, या फिर वो उस पर्सन के नाम को कैरी कर रहे हैं जिसके वो डिसेंडेंट्स हैं, जिसके वो उत्तराधिकारी हैं। तो समानीज एंड करखंदीज, दीज वर द रूलर्स, ये उस समय जो रूल कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के एरिया में, ठीक है ना, उनको या उनकी सेना में एज अ सैनिक भर्ती होते थे ये लोग तुर्क, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्राइबल जो है वो इसी तरीके से इंटर होते थे, ठीक है, कि सैनिक वाली नौकरी मिल जाए, लड़ाई झगड़ा तो करना ही है, अगर हम ट्राइब में रहेंगे तो भी झगड़ा करना है आपस में भोजन के लिए, क्योंकि खाना तो अरेंज करना ही है। दूसरा, आर्मी में अगर आप चले जाओगे तो जो सुल्तान हैं, जो खलीफा हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चले जाओगे, खाने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त खाना मिलेगा, फर्स्ट क्लास वेतन मिलेगा रहने के लिए, तो लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, है ना। तो जॉब वॉब जैसे है ना, ये पुराने ज़माने से चला आ रहा सिस्टम है ना, कि भाई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो थोड़ा सा लाइफ सेटल हो जाएगी। तो यहाँ पे दो लोग हैं, तुगरील और चागरी बेग, ये दो भाई हैं बेसिकली। सो दे कॉन्कर्ड खुरासान इन 1037 आफ्टर द डेथ ऑफ द महमूद। इन्होंने सालजुक तुर्क के अंडर में ये लोग आएंगे आगे, और धीरे से ये लोग क्या करेंगे, इनमें ये जो दो भाई हैं, ठीक है, ये लोग महमूद का वो इलाका जो है गजनी वाला इलाका, उसको कॉन्कर कर लेंगे, खुरासान का, ठीक है, खुरासान का इलाका ये कॉन्कर करेंगे, और इसके बाद महमूद की डेथ के बाद ये ही वहां पर रूल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और ये अपनी कैपिटल बनाएंगे एक जगह जिसका नाम है निशापुर। तो दे एस्टैब्लिश देयर कैपिटल इन द निशापुर, और ये काफी दिनों तक फिर वहां पे रूल करेंगे, ठीक है। इसके बाद दे रूल्ड और दे मूव्ड और दे माइग्रेटेड टू द वेस्टर्न पर्शिया, या मैं कहूं ईरान के पश्चिमी हिस्से की तरफ और इराक की तरफ रूल करना शुरू कर देंगे या मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, वही वाली बात है कि एक को रिप्लेस करके दूसरा जो है यहां पे काबिज हो रहा है। तो गजनवी जैसे खत्म हुए, जैसे अब्बासी गए, जब उमैया गए तो अब्बासी आ गए, अब्बासी जब चले गए, ठीक है, तो उनकी जगह पर फिर क्या हुआ, छोटे छोटे रूलर्स आ गए, ठीक है। तो बायर्ड्स जो है उन्होंने अब्बासियों का जो मेन एरिया है बगदाद वाला उसको कैरी किया, और बाकी इजिप्ट अफ्रीका का जो इलाका था उनको फातिमिद लोगों ने कैप्चर कर लिया। अब इनकी भी जो आर्मी है, इनमें जो छोटे छोटे स्लेव्स थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आसपास के सुल्तानों को इन्होंने वैलिडिटी जो है वो दी और वो रूलर बनते चले गए। फिर जब वो खत्म हो रहे हैं तो उनको दूसरे लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सालजुक रूलर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, सालजुक तुर्क रूलर्स हैं, इन्होंने अपनी आर्मी बनाई, ये दो भाई थे तुगरील और चागरी बेग, ठीक है, इन्होंने उस एरिया को कैप्चर किया जहां पर महमूद रूल करता था, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, कहां पर, निशापुर में कैपिटल बनाई, और इसके बाद फिर ये वेस्टर्न पर्शिया की तरफ मूव करेंगे, इराक वगैरह का जो इलाका है उसको हथियाएंगे। बगदाद में वापस से सुन्नी रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि बीच में शियास के पास चली गई जो वहाँ की सल्तनत थी, वहाँ का जो एरिया है, लेकिन अब ये बेसिकली सुन्नी सेक्ट को मानने वाले लोग थे, तो वहाँ पर सुन्नी एडमिनिस्ट्रेशन वापस से इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे जाके जो खलीफा हैं आपके अल कैम, इन्होंने इन दोनों भाइयों को, ठीक है, टाइटल दिया, तुगरील और चागरी बेग को टाइटल दिया, क्या कहेगा, सुल्तान का। जिनमें से दोनों भाई पहले क्या करेंगे, एक ट्राइबल व्यवस्था के हिसाब से रूल करेंगे। ट्राइबल व्यवस्था में क्या होता है, कबीलाई व्यवस्था में ये होता है कि परिवार के नॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि एक परिवार में अगर मान लीजिए दो रूलर हैं या दो हेड हैं, या फिर मान लो दोनों समान हैं, तो वो किस तरीके से रूल करेंगे, ये उनका अपना एक सिस्टम बना होता था। तो तुगरील और चागरी बेग बहुत दिनों तक जब रूल करेंगे तो अपनी फैमिली जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग रूल करेंगे। इसके बाद फिर एक भाई की डेथ हो जाएगी, जो चागरी है उसकी डेथ हो जाएगी, और जो तुगरील है ये अपने आप को सुल्तान का टाइटल जो है वो कन्फर करवाएगा, सुल्तान का टाइटल मिल जाएगा, उसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उस समय खलीफा था अल कैम, खलीफा तो तैयारी बैठा रहता था कि कोई आए और अप्लाई करे, है ना, तो मैं सर्टिफिकेट दे दूं जल्दी से, क्योंकि जैसे ही सर्टिफिकेट दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है थ्रू आउट लाइफ मतलब गुरु दक्षिणा जैसी हो गई है ना, कि उन्होंने गुरु बना लिया एक कुल मिला के। तो जो आपका तुगरील है ही ऑल्सो बिकेम द सुल्तान। यहाँ तक जो कहानी है आपकी, यहाँ तक की कहानी आपकी, उस समय सुल्तनत का एरिया वहाँ चल रही है। तो ऐसे छोटे छोटे सल्तनत बसे हुए हैं और खलीफा लिमिटेड है। अब इसी दौरान क्या होगा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आएंगे।
यही कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अगले वीडियो का बैकग्राउंड बनेंगे, या आप कह दो कि हमारा जो अगला वीडियो होगा इन्हीं धर्म युद्धों या कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।